आगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारी वायरल डिजीज। ठीक है, एक वायरल डिजीज हम पढ़ चुके, कौन सी, इंडियन पीनट क्लब वायरस। ठीक है, वो हो गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी भिंडी का पीच सिरा मोज़ेक, या फिर आप उसको कह रहे हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। ठीक है, ओकरा की जगह आपको लेडी फिंगर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आजकल ओकरा जो है उस वर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो जरा ध्यान से इसका नाम पढ़ लो, सब पता लग जाता है। क्या हो रहा है बेटा, येलो हो रहा है। क्या हो रहा है, कौन येलो हो रहा है, वेन। कौन सी वेन, ओमनी वेन, पत्तियों की वेन। कौन सी वेन, पत्तियों की वेन। कौन सी, अब पत्तियों में कौन सी वेन होती है, जाइलम फ्लोएम पत्तियों में कब से आ गया। वेन्स जो है बेटा वो क्या है, उसकी शिरा है, मतलब जो उसके अंदर वेनलेट है। अभी पता लग जाएगा उसमें। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, मोज़ेक है। क्या है, मोज़ेक। और मोज़ेक का मतलब अभी बताया था कि वायरस से होगा। दूसरा, पत्तियों में क्या होगा, फ्लोरोसिस, पीला रंग आएगा। दूसरा, पत्तियां जो है वो खुरदरी होगी और थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। क्या सिम्टम डिस्कस करने की जरूरत रही, समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे चले। सबसे पहले बात करें इसके पैथोजन की, तो कौन है बेटा, भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस। कौन सा है, ठीक है। हमने क्या किया, डिजीज की जगह क्या लगा दिया, वायरस का नाम, बस इतना सा, कोई अलग से आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो हमारा वायरस है उस वायरस की फैमिली हमको याद रखनी है। ठीक है, कौन सी फैमिली बेटा इसकी, जेमिनी वायरिडी। कौन सी है, जेमिनी वायरिडी। रीजन क्या है कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी थी, पादप प्रौद्योगिकी जो थी, उसके अंदर हमने वायरस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है ना। लिखा था ना कि हमारे जो वायरस है उनके द्वारा भी हम एक जीन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके जीन में बहुत जल्दी बदलाव हो जाता है। ठीक है, कोरोना की तीसरी लहर है, तीसरा स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये हर बार चेंज होता रहता है, तो इसीलिए वो स्थिर नहीं, कारण ये है। बाकी हम उनका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जेमिनी वायरिडी जो फैमिली है, इस फैमिली के वायरसेस का यूज किया जाता है बायोटेक। ठीक है, जब आप जीन ट्रांसफर की बात करते हैं तो जेमिनी वायरिडी फैमिली के जो हमारे वायरसेस हैं इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है कि आपसे हो सकता है पूछ ले कि हमारे जो वायरस के 4 नाम कोई भी दे दे और आपसे पूछ ले कि कौन सा जेमिनी वायरिडी का। ठीक है, या फिर आपको येलो वेन मोज़ेक वायरस देकर पूछ ले कि ये कौन सी फैमिली का है, राइनो वायरसेस है या जेमिनी वायरसेस है या फिर सार्स वायरस है, कौन सा है, जेमिनी वायरिडी या जेमिनी वायरस जो है उस फैमिली का। ओके, नेक्स्ट बात करें इसकी जीनस की, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पर काम नहीं आएगा। ठीक है, ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट बात करें जेनेटिक मटेरियल, तो कौन सा है इसका, एसएसडीए। कौन सा है, एसएसडीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आपको सिर्फ 2 प्रकार के आपके जो आनुवंशिक पदार्थ या आपके जेनेटिक मटेरियल है याद रखने बेटा। एक तो है एसएसडीएनए और एक कौन सा है हमारे पास, एसएसआरएनए। कौन सा है, आईपीसीवी के अंदर तो क्या मिला, एसएसआरएनए। और बाकी जो आपके 2 बच्चे हैं, एक कौन, मोज़ेक और एक लीफ कट, दोनों के अंदर क्या आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोई डाउट रहा नहीं, तो आपको सिर्फ एसएसआरएनए और एसएसडीएनए पता होना चाहिए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए याद रखने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो आपको मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आराम से 4 ऑप्शन देकर कि आपके टोबैको मोज़ेक वायरस जो है या आपका भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस जो है उसके अंदर कौन सा आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, 4 ऑप्शन अपने पास बहुत अच्छे बन रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, 4 ऑप्शन तैयार है। ओके, कंफ्यूजन भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिए कि जो हमारा लीफ कर्ड और मोज़ेक है दोनों के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और जो आईपीसीवी रहा उसके अंदर कौन सा है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। चलिए
नेक्स्ट बात करें इसकी शेप कैसी होती है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डंबल शेप। क्या बोलते हैं? ठीक है, डंबल पता है क्या होता है? जो जिम करने वाले का वो वाले डंबल। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा? डंबल शेप जो है इनका होता है। दूसरा, ये जब एक साथ बने हुए होंगे तो उस समय पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल जो है, वो जेनेटिक मटेरियल हमको इस तरह से यहाँ पर जो दिख रहा है वो, ठीक है। और ये बाहर जो है बेटा ये क्या है? उसका प्रोटीन कोड। क्या है? प्रोटीन कोड। आप उसको देखना चाहे तो इस तरह से हमको दिख सकता है। प्रोटीन कोड जो है वो बाहर है, अंदर क्या है? इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये जो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो नहीं बनता, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसकी शेप कैसी है? डबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स जो है वो समझने के लिए नाम हमने देख लिया, तो सिम्टम्स बहुत सिंपल है। ठीक है, पहला मेन सिम्टम क्या है बेटा? हमारी जो भी वायरल डिजीज होती है वो कभी भी एक साथ पूरे के पूरे फील्ड में नहीं दिखती। ठीक है, वो हमेशा कैसे दिखती है? बिखरी हुई सी दिखती है। मतलब कुछ पौधे जो है वो यहाँ पर संक्रमित होंगे, कुछ पौधे पास में होंगे, इस तरह से अलग अलग जगह पर जो है हमारे पौधे जो है वो हमें वायरस इन्फेक्टेड दिखते हैं, कभी भी एक साथ पूरे खेत में नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करें बेटा, इसके जो सिम्टम्स है वो मेनली कहां पर दिखते हैं? लीव्स पर। कहां पर दिखेंगे? लीव्स पर, क्योंकि छोटी एज के अंदर ही ये डिजीज आ जाती है, उसके बाद कुछ और बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर दिखेंगे सिर्फ लीव्स पर। ओके, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो हमने क्या लिखा बेटा? इसको येलो वेन लिखा। क्या लिखा? मतलब जो वेन्स है वो कैसी हो जाएगी? येलो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी जो पूरी लीफ है, इस लीफ के अंदर ये जो पोर्शन जो जा रहा है ये क्या है? हमारी ब्रांचेस है। ठीक है, किसकी? लीफ के अंदर जो वेन्स है उनकी ब्रांचेस। ठीक है, शिराएं जो है। ओके, इन शिराओं का रंग जो है वो कैसा हो जाता है बेटा? येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो। ठीक है, बाकी इनके बीज की बात करें तो वहां पर हमारा ग्रीन कलर जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वेन या येलो वेन मोज़ेक जो हमने कहा ना, उसके अंदर येलो वेन का मतलब ये है कि जो शिराएं या वेन से वो कैसी हो जाएगी? येलो कलर की। बाकी लीफ जो है वो कैसी रहेगी? हरी रहेगी। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो उस टाइम पर पूरी पत्ती वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, बाकी नॉर्मल इन्फेक्शन है तो पत्ती इस तरह से हमें बड़ी सुंदर से दिखती है। ठीक है, अच्छी लग रही है लीफ? नहीं लग रही है? पूरी हरी होती तो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, बाकी अच्छी लग रही है। ठीक है, बट ये डिजीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारा प्लांट है क्या वो बढ़वार करेगा? ग्रोथ होगी क्या? नहीं। वायरस के जो हमारी डिजीज की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, अगर वायरल डिजीज हो गई तो हमारा जो प्लांट है वो वहीं पर रुक जाता है जहां पर है। ठीक है, उससे ज्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं होती। ठीक है, लास्ट हम बात करें, अगर इसके अंदर फ्रूट्स नहीं बनते वैसे तो, पर अगर गलती से बन गए तो क्या होगा? फ्रूट छोटे रह जाएंगे और दूसरी बात उनका कलर भी कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक है, तो हम कौन सी क्रॉप की बात कर रहे हैं बेटा? भिंडी की। तो भिंडी हरी अच्छी लगती है, पीली भिंडी खाओगे? ओके, तो मतलब उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है बेटा? कम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भिंडियां हैं वो कैसी हो गई? येलो। यहाँ पर हरी भिंडी बड़ी अच्छी लग रही है, खाने के लिए तैयार, लेकिन ऐसी भिंडी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करें, कई बार क्या होता है भिंडी जो है उसका फ्रूट जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब उसकी आकृति बिगड़ जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं भिंडी जो है वो सीधी है, लेकिन कई बार जो है वो पीली होकर सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी भिंडी भी किसी काम की नहीं है, वो हम यूज नहीं करते। ओके, तो ये इसके क्या है बेटा? सिम्टम्स। क्या है? सिम्टम्स। चलिए अगली हम बात करेंगे इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है बेटा? इसका वैक्टर। कौन है बेटा? इसका वैक्टर। ठीक है, या फिर हम इसको वाहक कह सकते हैं या फिर इस रोग को फैलाने वाला। ठीक है, तो वो कौन है बेटा? इसका वेक्टर व्हाइट फ्लाई। कौन है? व्हाइट फ्लाई। ठीक है, इसको हम सफेद मक्खी कहेंगे हिंदी में। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो याद रखें। क्या नाम है बेटा? वेबिस या टैबिस। ठीक है, व्हाइट फ्लाई जो है ये कौन से हमारे ऑर्डर का इंसेक्ट है? कौन से गण का कीट है बेटा? इसका बेटा हेमिप्टेरा। इसका है हेमिप्टेरा।
ठीक है, तो ये कौन से ऑर्डर का है? हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट होता है। ओके, और हेमिप्टेरा के जो इंसेक्ट है वो हमने 3 याद किए हैं, एक तो मोएला, एक मिलीबग और एक सफेद। तीनों याद करें थे ना, शुरू में जब एंटो पढ़ा था तभी उसी टाइम पर बात कर ली थी हमने कि 3 इंसेक्ट है वो हेमिप्टेरा में आएंगे, फर्स्ट एफिड, सेकंड मिलीबग और थर्ड व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसके माउथ पार्ट की, किसकी बात करते हैं बेटा? माउथ पार्ट की। तो इसके जो माउथ पार्ट है वो कैसे होंगे बेटा? वेरी गुड, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। कैसे होंगे बेटा? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। हिंदी में आप चुभाने व चूसने वाले कह सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक क्लियर नहीं होगा इतना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मुंह जो है वो हमें यहाँ पर दिखना। ठीक है, ये बिल्कुल एक छोटी सी सुई की तरह है। ठीक है, ये इतना क्लियर पिक्चर नहीं है इसलिए शायद नहीं दिखेगा आपको, बट इसी तरह से बिल्कुल जैसे मच्छर उसके अंदर जिस तरह से एक छोटी सी सुई जो है वो मुंह के ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल उसी तरह इनका मुंह जो है वो होता है, माउथ पार्ट वैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि अपनी जो सुई है उसको पौधे के स्टेम या उसकी लीफ या फ्रूट जो भी पार्ट मिलता है उसके अंदर उसको चुबा कर फिर वहां से सेल सेप जो है, ठीक है, जो इसके अंदर मिलने वाला सैप है उसको क्या कर लेते हैं? सब कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज। बट एक बात बताओ, मच्छर जो है वो उसको तो जानते हो, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? तो मच्छर जो है काट लेता है तो दर्द तो होता है, लेकिन कई बार अगर वो तुम्हारी सहेली आ गई मादा एनोफिलीज मॉस्किटो, तब क्या होगा? मलेरिया। क्या होगा बेटा? मलेरिया। तो ये हमारी व्हाइट फ्लाई है वो उसी के बराबर है। ठीक है, ये जब एक प्लांट जो है जिस पर ये गई और अगर मान लिया कि गलती से वो कैसा है, संक्रमित है, वो इन्फेक्टेड प्लांट है, उसके अंदर ये वायरस पहले से है, तो जब ये उसका सेल सेप तक करेगी तो उस टाइम पर ये वायरस जो है वो इसके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर तो येलो वेन मुझे होगा नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब ये वापस किसी दूसरे प्लांट पर जाएगी और उसी इन्फेक्टेड नीडल को, उसी इन्फेक्टेड अपने माउथ पार्ट्स को जब किसी नॉन इन्फेक्टेड या स्वस्थ पौधे पर यूज करेगी तो उसकी वजह से वो वायरस जो है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा बेटा? उसका वाहक या फिर वेक्टर कहा। और व्हाइट फ्लाई को अगर देखना हो तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिन में ये नहीं दिखती, क्योंकि दिन के टाइम पे छुप जाती है सॉइल के पास। ठीक है, लेकिन सुबह के टाइम पे जब सूरज निकलने वाला हो उससे जस्ट पहले अगर आप कॉटन या ओकरा या फिर आपका ब्रिंजल जो है बैंगन, ठीक है, या फिर आपके जो घास है उसके अंदर भी कई बार देखा जाता है, आप अगर वहां पर जरा सा उन पौधों को छेड़ेंगे तो वहां से व्हाइट कलर के बिल्कुल छोटे छोटे मच्छर जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, वो कौन है? व्हाइट फ्लाई। ठीक है, बड़े मच्छर निकलते हैं वो व्हाइट फ्लाई नहीं है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल सफेद कलर के, वो क्या है? व्हाइट फ्लाई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसके अंदर सिम्टम समझ में आ गए, वेक्टर समझ में आ गया, बस काफी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे बेटा? रॉगिंग। क्या करेंगे? रॉगिंग। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसके लिए फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, इसका सैलिसिलिक एसिड का, किसका बेटा? ठीक है, ये नहीं मिले तो क्या उपयोग कर सकते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या कर सकते हैं बेटा? ठीक है, इन दोनों का यूज किस लिए करते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, जिसको हम SAR कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिस्टमेटिकली एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ओके, सैलिसिलिक एसिड जो है वो क्या करता है? प्लांट की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको, या फिर हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं इम्यून सिस्टम जो है, उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आप बात करते ना कोरोना से लड़ना है तो फिर हमें इम्यून सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा खान पान रखें, फ्रूट्स खाएं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप विटामिन सी जो है वो भी ले, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखें। तो उसी का काम कौन कर रहा है बेटा? सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ये उसके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है, जिससे क्या होगा कि अगर ये वायरस आ भी गया तो भी हमारे प्लांट को इतना नुकसान नहीं होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अब हमारा ये जो डिजीज है उसको फैला कौन रहा है, इंसेक्ट, व्हाइट फ्लाई। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, अब इंसेक्टिसाइड कैसे यूज होंगे, कौन से इंसेक्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, सर्वांगी। सर्वांगी मतलब सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। कौन से होंगे बेटा, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के कितने एग्जांपल है, 6 हो गए बेटा, 4 थे पहले, अब 6 हो गए। एक तो इमिडाक्लो, एक साइपरमेथ्रिन, एक एसिफेट और एक लास्ट लिखवाया था ना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे 6 जो है वो क्या है, सारे के सारे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं। ठीक है, नाम जो है वापस लिख ले बेटा इसके अंदर। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हमारे पास जो है उनका फोलियर स्प्रे करना है। एक जो है उसका नाम क्या है हमारे पास, इमिडाक्लोप्रिड। कौन सा है, इमिडाक्लोप्रिड। ओके, दूसरा हमारे पास जो है वो कौन है, इथाइलहेपेटोन। कौन सा है, एक हमारे पास जो है वो क्या है, डाइमिथोएट। कौन सा है, डाइमिथोएट। एक हमारे पास जो है वो कौन सा है, साइपरमेथ्रिन। ओके, एक हमारे पास जो बेटा वो कौन सा हुआ, इसके बाद एसिफेट। ओके, और लास्ट हम बात करें कौन सा है, मेटासिस्टॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास 6 जो है वो क्या है, सर्वांगी कीटनाशी या फिर हमारे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। ओके, और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कौन से होते हैं बेटा, जो सिस्टम में फैल जाते हैं। किसके सिस्टम में, पौधे के या इंसेक्ट के, पौधे। ठीक है, जब आप सिस्टमिक हर्बिसाइड की बात करेंगे तब भी यही होगा, सिस्टमिक हर्बिसाइड किस में फैलेगा, पौधे में तो फैलेगा। ठीक है, बस वो पौधा खरपतवार होगा, है ना। जब हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे तो ये भी पौधे के शरीर में फैलेगा, और अगर आप सिस्टमिक फंजीसाइड की बात करोगे तो वो भी पौधे के शरीर में ही फैलेगा। क्लियर है जी, कोई डाउट रहा है इसके अंदर, नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसके लिए आगे तो ठीक है, इसके लिए डिजीज वैरायटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बात करने बेटा एक बार। ठीक है, इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा, नीम ऑयल। क्या यूज कर सकते हैं, नीम ऑयल। और नीम का आपको पता ही है ये एक एंटीवायरल भी है, वायरस को रोकने की क्षमता है। दूसरा ये एंटी फंगल भी है, मतलब कवक को भी रोक सकता है, और एंटीबैक्टीरियल भी है, मतलब जीवाणु को भी रोक सकता है। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर नीम का बड़ा अच्छा उपयोग जो है वो किया जाता है। आपको चाहे कवकनाशी बनाना हो, कीटनाशी बनाना हो, या फिर आपको जो है इसका यूज जो है वो करना हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध, जैसे हमारे टिड्डियां हो गई या चूहा हो गया, ठीक है, या फिर वहां पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस बन जाए, जो भी, उन सब के कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं, नीम ऑयल जो है उसका स्प्रे, या फिर नीम की पत्तियां जो है उनका जो सॉल्यूशन बना उसका स्प्रे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका काफी अच्छा जो है वो रोल। ओके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि नीम की पत्तियां जो है उनके साथ, ये एक फार्मर जो थे मेरे अंडर ही, मेरी जो पूरी पंचायत समिति उसके अंदर एक फार्मर है, उन्होंने ये चीज जो है मुझे बताई थी कि सर ये बहुत अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है, और उनसे पूछा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने फिर बताया कि इसके अंदर मैंने 5 चीजें डाली। 5 चीजें कौन कौन सी, जिसको कोई नहीं खाता। ठीक है, एक धतूरा, कौन खाता है, शिव जी खाते और कोई नहीं खाता। ठीक है, तो उनके काम आएगा, तो धतूरा। दूसरा गाजर घास, पार्थेनियम, कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीम, खाना किसको पसंद, खाते तो है पर खाना पसंद नहीं है, नीम यूज कर दिया। एक आप जिसको आंकड़ा कहते हैं, कैलोट्रोपस, कौन खाता है, कोई नहीं खाता। ठीक है, और एक जो है एक और प्लांट जो है उसके अंदर उन्होंने बताया था। ठीक है, तो 5 जो हमारे प्लांट हैं उन प्लांट को लेकर आना है, उनको तोड़ना है, और फिर मटकी है वो आधी भर के पानी से, और फिर पूरी मटकी जो है उनसे भर देनी। ठीक है, और उसको 15 दिन के लिए भूल जाना।
ठीक है। 15 दिन जब कंप्लीट हो गए तो उसके बाद उसका जो वाटर जो रहेगा इट इज टोटली पॉइजनस, ठीक है, वो जहरीला होता है। और अगर आप उसको अपनी क्रॉप्स पर स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो भी इंसेक्ट है या वहां पर फंजाई भी है तो उन दोनों का कंट्रोल एक साथ होता है। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल फार्मिंग में तो हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसका मतलब ही क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको वहां पर कोई भी अकार्बनिक चीज उपयोग नहीं करनी है, ठीक है। आपको केवल और केवल ऑर्गेनिक सोर्सेज जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। तो वहां पर ये बड़ा अच्छा काम आता है। इसके लिए क्वेश्चन जो शायद मुझे नहीं लगता आपके लेवल पर अभी फ्रेम हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुआ है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड अब अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपने पढ़ी है वो अच्छे से मतलब पता होनी चाहिए, आपने क्या क्या चीजें यूज करी है, क्योंकि आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके पढ़े हैं वो एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से 100% क्वेश्चन आना ही फिक्स है, क्योंकि वो आज की जरूरत है, ओके। और जब तक इसको बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए एग्जामिनर्स जो है वो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्वेश्चन जो है रिलेटेड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सब ज्यादा बनते हैं आपके कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड, इन सब के ऊपर जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो इन सब के एग्जाम्पल जो है वो एटलीस्ट हमको याद रखने ही, ठीक है। चलिए, बायो फंजीसाइड जो है, बायो हर्बिसाइड का कोई एक एग्जाम्पल बताओ। पढ़ा होगा, ओलेरी, डिवाइन, बायोपोलरिस, नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ओके। ये हमारे बायो हर्बिसाइड है, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ भी है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछा था कि निम्न में से कौन सा बायो हर्बिसाइड है, ठीक है। सिंपल सा आंसर गया था वहां पर हमारा कोलेगो, ठीक है। तो इस तरह से उसके है, उसको याद नहीं हो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा दूंगा। जिस टाइम पर हम टॉपिक रिवाइज करेंगे उस टाइम पर अपन इसको देख लेंगे, ठीक है। आपका जो वीड मैनेजमेंट है जो वो वापस रिवीजन तो करना ही है अपन, है ना, तो उस टाइम में आपको ये चीजें बता दूं, ओके। चलिए, यहाँ पर बात करें इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारे ओकरा की जो जेट में कई बार पूछी गई है, कौन सी है? परवनी क्रांति। कौन सी क्रांति है? परवनी क्रांति। और अगर सिर्फ क्रांति पूछ ले तो किसकी है? धनिये की। धनिये की है, सरसों की, किसकी है? मस्टर्ड की क्रांति, ठीक है। एक तो है परवनी क्रांति और एक है सिर्फ क्रांति। तो परवनी क्रांति किसकी है? ओकरा। और क्रांति किसकी है? मस्टर्ड, ठीक है। धनिये का बेटा मेरे को सही से ध्यान नहीं है, अगर हो सकता है उसकी बुक, ओके, एक बार चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा, एक हमारे पास कौन सा है? अर्का है। कौन सी है? इसको अच्छे से याद इसलिए रखना है क्योंकि अर्का के नाम से बहुत सारी वेराइटीज है, ठीक है। अर्का अनन्या, अर्का गौरव है, अर्का मृदुला है, ठीक है, बहुत सारी है, ठीक है। तो अर्का का अच्छे से याद रखना। अर्का अभय किसकी है? भिंडी की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो हमारी नेक्स्ट जो क्रॉप है ये हमने आईसीआर में पूछी हुई, उसका क्या नाम है? पंजाब पद्मिनी। कौन सी है? पंजाब पद्मिनी, ठीक है। तो पद्मिनी जो है वो कहाँ की थी? चित्तौड़ की थी, वो राजस्थान की थी, लेकिन पंजाब पद्मिनी जो है वो हमें याद रखना है किसकी है? ओकरा की, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद पंजाब 7 है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको ये तीनों वैरायटीज जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, परवनी क्रांति, अर्का अभय और पंजाब पद्मिनी। ये किसकी वैरायटीज है बेटा? ओकरा या भिंडी की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करें हम इसकी, हमारे लीफ कर्ल वायरस की, जो किसके अंदर है बेटा? टोमेटो के अंदर। किसके अंदर है? टोमेटो के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो हमने अभी पढ़ा वो सेम टू सेम सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। बस सिम्टम से वो थोड़े से अलग है और कुछ भी अलग नहीं है, बाकी सब कुछ चीजें जो है वो इसके अंदर सेम है। कैसे बेटा? इसके अंदर देख ले, इसका जो नाम है वो हमने क्या लिखा? येलो वेन मोज़ेक वायरस, उससे भी होगा, लेकिन जब ये टमाटर के अंदर हो रहा है तो हमने इसको टमाटर से रिलेटेड नाम इसको दिया, वो हम बात कर ले। इसको हम मेनली क्या कहते हैं बेटा? टोमेटो
येलो लीफ कर्ड वायरस, क्या कहते हैं इसको, टोमेटो येलो लीफ कर्ड वायरस। ठीक है, अब यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर होगा टमाटर में क्या दिखेगा, येलो, कौन दिखेगा, लीफ, उसके अंदर क्या होगा, कर्ड, मतलब पत्तियां मुड़ जाएगी। ठीक है, और कैसे कलर की हो जाएगी, येलो कलर की। सिम्टम्स भी क्लियर। ठीक है, वापस से अगर हम इसके पैथोजन की तरफ चले तो वही चीजें जो हमने विल्डी येलो वेन मोज़ेक में पढ़ी थी वो की वही है। ठीक है, ये जो वायरस है वो वायरस कौन से फैमिली का है, ग्रेविटी वायरस। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या मिलेगा, ठीक है, ऐसे सारे ने मिला था आईपीसीवी में। ओके, कुछ अलग है क्या, नहीं है ना। नेक्स्ट बात करें, इसकी शेप भी वही है। फिर बात करें इसके अंदर आप बेटा सिम्टम्स की, पहले तो इसके जो सिम्टम्स है वो देख लो। पहला तो क्या होगा बेटा, लीफ जो है वो कैसी रह जाएगी, मोटी रह जाएगी। तो जो भी वायरल इन्फेक्शन होगा उसके अंदर लीफ की साइड वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी लीफ जो है वो स्मॉल हो रही है, ये वायरस का सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं सिम्टम है। लेकिन इसका नुकसान हमें होता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन के लघु पत्ती रोग में इसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम याद तो पढ़ लेते हैं पत्तियों की साइज छोटी किसकी वजह से हो रही है, वायरस। और जब पूछ लिया जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वहां पे भी पत्तियां छोटी हो रही है, लघुपन। ठीक है, वो किससे हो रहा है, फाइटोप्लाज्मा से। तो एक एक्सेप्शन हमको याद रखना है, कौन सा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या बैंगन का लघुपन रोग किसकी वजह से हो रहा है बेटा, फाइटोप्लाज्मा से। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर दूसरा क्या होता है बेटा, कपिंग ऑफ लीव्स। क्या होगी, कपिंग होती है, मतलब वो कप नुमा आकृति ले लेती है, वो कप की तरह ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके जो मार्जिन है, मतलब किनारे हैं पत्तियों के, वो कैसे हो जाएंगे, येलो। ठीक है, लीव की बात करें तो लीव ब्रिटल हो जाएगी, मतलब खुरदरी और थिक हो जाएगी, मतलब पूरी मोटाई में बढ़ जाती है। ठीक है, फिर बात करें प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो वो स्टैंडर्ड रह जाएगा, भुना रह जाएगा। ठीक है, और अगर फ्रूट्स बढ़ गए गलती से तो फ्रूट्स भी कैसे रह जाएंगे बेटा, छोटे, और वो भी कैसे हो जाएंगे, येलो। क्या सिम्टम्स भी अलग है क्या, लगभग सिमिलर है। बस वहां पर क्या हो रहा था, येलो वेन मोज़ेक, मतलब शिराएं येलो कलर की हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ कर्ड, मतलब पत्तियां मुड़ रही है। बाकी सारे के सारे सिम्टम्स क्या है, इनके सेम है, कुछ अलग है क्या, नहीं। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें बेटा, सिम्टम्स के बाद अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर भी इसका सेम होगा या अलग होगा, वेक्टर भी सेम है, क्योंकि वायरस जो है वो वायरस भी सेम है, इसीलिए वेक्टर भी सेम है। कौन होगा बेटा वेक्टर इसका, वही व्हाइटफ्लाई, बेबिसिया। ठीक है, और कौन से ऑर्डर की होगी वो, हेमिप्टेरा। माउथ पार्ट कैसा मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर सिम्टम्स के लिए डायग्राम जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें तो इधर जो लीफ दिख रही है वो लीफ जो है वो सीधी दिख रही है, आपको दिख रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लीफ ठीक था, लेकिन ये जो पौधे का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वहां पर लीफ हम देखें तो यहाँ पर सभी लीफ जो है वो आगे की तरफ मुड़ी हुई। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सीधी थी, अब ये कैसी हो गई, बिल्कुल मुड़कर कप की शेप जो है वो ले चुकी है। इसको हम क्या कहेंगे, कपिंग या फिर कपनुमा आकृति होना, कोई डाउट उसमें। ठीक है, दूसरा आप देखें यहाँ पर जो कलर आपको दिख रहा है वो पीछे वाली लीफ से क्या है, थोड़ा लाइट। ओके, तो मतलब लीफ येलो कलर की भी होने लग जाती। ओके, तो येलो कलर की लीफ अगर बनती है और कपिंग होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा लीफ कर्ड डिजीज। नेक्स्ट आप देख सकते बेटा, यहाँ पर बीच में लीफ के तो कैसा है, डार्क ग्रीन कलर का हमको दिख रहा है, लेकिन साइड से देखें तो यहाँ पर क्या है, येलो कलर जो है वो ज्यादा है। तो पत्तियों का जो मार्जिन या फिर जो आउटर पार्ट है वो कैसा होने लगता है बेटा, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया तो। नेक्स्ट बात करें तो हमारी व्हाइट फ्लाई जो है बेबिसिया टेबेसाई वापस हुई। ओके, और अगर बात करोगे इसके मैनेजमेंट की तो क्या मैनेजमेंट अलग होगा क्या, जब वायरस सेम, वेक्टर सेम, सिम्टम सेम तो मैनेजमेंट भी सेम। ठीक है, वही सेम चीजें जो हम लोग रोगिंग करेंगे, सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड का उपयोग करेंगे ताकि प्रतिरोधकता आ सके।
ये वैसे क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल पर नहीं पूछेगा, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पता हो। ओके, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हमको यूज करने हैं हमारे जो सर्वांगी कीटनाशी है, ठीक है, उसका यूज करेंगे नीम ऑयल। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रखना है, वो क्या है, इसकी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज, ठीक है। कौन कौन सी वेराइटी है बता, अभी कहा था अर्का के नाम से बहुत सारी वेराइटी, ठीक है। अर्का अब है तो वही रह गई, कौन आ गया, अर्का, ठीक है। किसकी रक्षा करने आया बेटा, अनन्या, अर्का अनन्या, ठीक है। तो ये भी किसकी वैरायटी है, टमाटर की, और उसकी रक्षा करके वो क्या बन गया, क्या बन गया, कपड़ा, ठीक है। तो अर्का रक्षक, अर्का अनन्या और अर्का सम्राट किसकी है, टमाटर की वैरायटी, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो ऐसे ही याद होती है वैरायटी, ऐसे रटने से नहीं होती, इसी तरह से चलते हुए हंसी मजाक के अंदर याद होती है ना। फिर बात करें बेटा नेक्स्ट, इसके अंदर हमारी जो अगली डिजीज है उसके लिए, ये तो समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा वैरायटी, अर्का रक्षक, अर्का अनन्या और अर्का सम्राट, सबको याद होगी, याद हुई कि नहीं हुई, भूल जाओगे क्या, ठीक है। रक्षक जो था किसका था, अनन्या, की रक्षा करके क्या बन गया, बस वो अभय नहीं था, अभय भिंडी खा रहा है, ठीक है, वो वही। चलिए फिर बात करें बेटा इसके अंदर नेक्स्ट हमारी जो डिजीज है उसको हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, मतलब टमाटर का अगेती झुलसा। अर्ली का मतलब क्या है, अगेती, ब्लाइट का मतलब क्या होता है, झुलसा, ठीक है। इसको एक बार समझ लें, अर्ली का मतलब तो समझ में आता है, ब्लाइट की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बर्निंग अपीयरेंस, क्या कहा जाता है इसको, बर्निंग अपीयरेंस, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जब दिवाली पे तुम पटाखे जलाते हो और फुलझड़ी से या पटाखे से कहीं ड्रेस जो है वो जल जाती है, ठीक है, तो पूरी ड्रेस बड़ी चमकती हुई सी, बीच में एक बड़ा सा धब्बा जो है वो लगा रहता है, ठीक है, यही होता है। और घर वाले फिर जैसे देखते हैं तो सबसे पहले पूजा होती है लक्ष्मी की, ठीक है, तुम्हारी ये क्या किया, तो यही ब्लाइट है बेटा में। कुछ धब्बे जो है वो हमें लीव्स पर दिखेंगे, बट खास चीज क्या है कि वो धब्बे कैसे होंगे, जले हुए, कैसे होंगे बेटा, जले हुए, मतलब किसी ने पत्ती को या फिर हमारे जो प्लांट का पार्ट है उसको वहां से जला दिया, ऐसा हमें अपीयर होता है, ठीक है। पहले ही बात कर ले कि जब यहाँ पर अर्ली ब्लाइट की बात हो रही है तो इसका लेट ब्लाइट भी आएगा, ठीक है। जब हम बोलते हैं किसी को प्राइमरी तो इसका मतलब वहां सेकेंडरी भी होगा, ओके। अर्ली की बात कर रहे हैं तो लेट भी होगा, ठीक है। जैसे अर्ली टिक्का की बात करें तो लेट टिक्का था, उसी तरह से अर्ली ब्लाइट है तो लेट ब्लाइट भी होगा, ओके। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है पहला क्वेश्चन कि अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से होता है और लेट ब्लाइट किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो पहले ही हम याद रख लें कि ये जो हमारी डिजीज है वो किसमें होती है, सोलेनेसी फैमिली की क्रॉप्स में होती है, किसके अंदर होती है, एक तो हम पढ़ ही रहे हैं कौन सा बेटा, एक इसका भाई कौन, पोटैटो, एक इसकी बहन कौन, मिर्ची, मिर्ची नहीं है क्या, है ना, ठीक है। तो तीनों भाई बहन जो है किसके अंदर है, सोलेनेसी। और कुछ बच गया क्या, हाँ ये पड़ोस वाले, ठीक है। तो सारे के सारे आगे चारों, तो इन सबके अंदर जब आप बात करोगे तो हमारा पैथोजन और हमारे सिम्टम और हमारे कंट्रोल सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है। आप यहाँ पर अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो की जगह अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। और एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठाकर आपसे पूछ लेता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है, जबकि वो हमारी पूरी बुक में कहीं पर भी नहीं, 12th में तो एटलीस्ट नहीं, ठीक है। 12th में जो आपके है वो क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और वो भी सिर्फ उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो उसी नाम के पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होगा। और हमें अगर ये चीज नहीं पता कि ये सभी इन क्रॉप्स में होता है तो हम उसको गलत कराते हैं, ठीक है, या उसको छोड़ के आ जाते हैं कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं,
ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, याद रखना है कि ये टोमेटो की जगह पोटैटो या फिर चिल्ली या ब्रिंजल भी हो सकता है, ठीक है। सिम्टम भी सेम होंगे, मैनेजमेंट भी सेम होंगे, ठीक है। चलिए बात करें बेटा इसके अंदर पैथोजन की, हमारा जो रोग कारक है वो कौन है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। सोलेनाई जो है उसी से याद रखना है कौन सी फैमिली में होगा, सोलेनेक्सी फैमिली में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास वही जो पुराना सिस्टम था, अगेती और पछेती वाला, ठीक है, अर्ली और लेट वाला वही सिस्टम अपनाना है, ठीक है। अर्ली को आप क्या कहेंगे बेटा, अगेती कहेंगे, किससे हो रहा है, किससे हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या है, ठीक है। कुछ चीजें जो है उनको याद करने के तरीके बदलने पड़ते हैं कई बार, ठीक है। हो सकता है इंग्लिश में इतने अच्छे से आपको याद नहीं हो उस चीज को, हिंदी में एक वर्ड याद कर लो बस, ठीक है, कि अर्ली को अगेती कहते हैं और लेट को पछेती कहते हैं, ठीक है। तो जो अगेती रोग है वो किससे होगा, अल्टरनेरिया, और वहां क्या था, एगिलिकोल, ठीक है, याद हो गया आराम से। लेट की बात करें तो वहां पे क्या था, अर्जोलेटा, यहाँ पे आगे आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें बेटा क्लास की, तो इसकी जो क्लास है वो कौन सी है, पहली ऐसी कवक आई है जिसकी क्लास जो है वो अलग है ना। बाकी अभी तक सारी की सारी एस्ट्रोमाइसीड्स की भी एक आई थी, ओमाइसीड्स की सबसे पहले, ठीक है। ये लास्ट आई है किसकी, ड्यूटेरोमाइसीड्स, ओके। बाकी और भी आएगी, शांति रखो। ड्यूटेरोमाइसीड्स की बात करें बेटा, तो ड्यूटेरोमाइसीड्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बता सकते हैं क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या हम कहें लैंगिक जनन का अभाव होता है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे इसके स्कोर की, ये कौन सी प्रजाति बनाएगी बेटा, क्या बनाएगी बेटा, कोनिडिया बनाएगी, क्योंकि ये अलैंगिक बीजाणु या असेक्सुअल स्पोर होते हैं। कोई डाउट इसके अंदर नहीं। चलिए अगली बात करें बेटा इसके नेचर की, तो अच्छे से याद रखना, जब भी आपके सोलेनेसी फैमिली में ब्लाइट का नाम आ जाए, झुलसा रोग का नाम आ जाए, आपको क्या करना है, उसको हमेशा सॉइल बॉर्न या मृदा जनित करना है, कभी बीज जनित मत करके आना, ठीक है। आपकी ज्यादातर जो कवक है वो क्या है, सॉइल बॉर्न है, मृदा जनित है, ठीक है। जैसे हम बात कर ले हमारे बाजरा का पहला रोग मृदुरोमिलासिस या डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविलिकोला। किस टाइप की फंजाई थी बेटा, सॉइल बॉर्न और सीड दोनों। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, सॉइल बॉर्न। ऐसे ही बात कर लेंगे इसकी हमारे अर्गटो बाजरा, ठीक है, उससे हुआ क्लेरिसेस फ्यूजिफॉर्मिस से, वो भी किस टाइप की थी, सॉइल एंड सीड बॉर्न। पर अगर मेन पूछ ले तो सॉइल बॉर्न। फिर बात करें टिक्का डिजीज की, वो भी कैसी है, सॉइल बॉर्न है। आपने कॉटन के अंदर बात करी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की, जिससे कौन सी डिजीज हो रही थी, कॉटन मिल्ट ग्लानी रोग हो रहा था, ठीक है, वो भी कैसी है, सॉइल बॉर्न। उसके बाद पढ़ रहे कौन सी, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ये भी कैसी है, सॉइल। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपकी जितनी भी क्रॉप है सभी के अंदर मेनली कैसी होती है, वो सॉइल बॉर्न होती है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करें बेटा इसके अंदर कि हमारे जो कोनिडिया है, वैसे तो हम देख चुके हैं, हमें टिक्का डिजीज में हमने देखा भी था, ठीक है। बट ये एक तरह से होता क्या है, रियल पिक्चर, ठीक है, रियल फोटोग्राफ है इसका। तो कोनिडिया जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या है बेटा, कोनिडिया जो बने हुए हैं इसके अंदर बहुत सारे क्या है, पार्ट्स बने हुए हैं, दिख रहा है, ठीक है। और अगर इस एक पार्ट से ये छोटा सा पार्ट जो है ना, ये भी अगर सॉइल में कहीं गिर गया तो ये भी इंफेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारी फंजाई होती है, जो कोनिडिया बना लेती है, ठीक है, सभी फंजाई वो बहुत जल्दी अपने आप को क्या कर लेती है, नया माइसीलियम बना लेती, ठीक है। और अगर मान लिया पूरे कोनिडिया में सारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो भी गई और गलती से एक सेल बच गई, तो भी ये हमारी फंजाई जो है वो अगले साल जर्मिनेट हो जाए। तो ये एक तरह से उसके सर्वाइवल का क्या है, मैकेनिज्म है, जिससे ये बची रहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें बेटा, तो इसके जो सिम्टम्स है वो कहां पर दिखते हैं हमें, सबसे ज्यादा लीव्स पर। कहां दिखते हैं, लीव्स पर। और कभी-कभी इसके सिम्टम्स हमें फ्रूट्स पर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करें बेटा, क्या चीज बनती है
तो जो हमारे लीव्स है या हमारे फ्रूट्स है उनके ऊपर हमें स्पॉट्स दिखते हैं, जले हुए स्पॉट, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा, झुलसा कहा, ठीक है, ब्लाइट का। तो ऐसे स्पॉट जो है वो बनते हैं कहाँ पर, पत्तियों पर, बट उनका जो हम कह सकते हैं शेप जो है वो कैसा होता है, ज्यादातर एंगुलर। कैसा होता है, एंगुलर या फिर ओवल, अंडाकार जो हम कह रहे हैं ओवल ज्यादातर वैसा होगा, तो एंगुलर या ओवल होगा। थर्ड हम बात करें, धीरे धीरे जो हमारे स्पॉट जो है साइज में इंक्रीज होते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बात करें बेटा, अगर धब्बे बनेंगे तो उसकी वजह से प्रकाश बढ़ेगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पौधे की वृद्धि है वो कम होगी या बढ़ेगी, कम हो जाएगी। और अगर शुरुआत में ही आ गए, अर्टिन लाइट कहा ना अभी हमने, अगर शुरुआत में ये डिजीज आ गई तो क्या फिर फल बनेंगे, नहीं बनेंगे, और बन गए तो खराब हो जाएगी, ठीक है, उनके ऊपर भी स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें स्टेज की कि ये कब आती है, ठीक है, तो स्टेज के बेसिस पर हम कह सकते हैं ये लगभग हमारे 1 माह या फर्स्ट मंथ जो है हमारा सेम उसी तरह जैसे टिक्का डिजीज थी उसी की तरह ये जो डिजीज है वो भी आती है एट द स्टेज ऑफ 3 to 4 वीक्स स्टेज, मतलब लगभग 4 सप्ताह की अवस्था पर आएगी, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा बेटा, अर्ली ब्लाइट का, क्या कहा, अर्ली ब्लाइट, समझ में आ गया। तो मेन याद क्या रखना है, अर्ली ब्लाइट किससे हो रही है बेटा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। किस टाइप की फंजाई है ये, सॉइल बॉर्न, कैसी है, सॉइल बॉर्न फंजाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर आपके जो स्पॉट्स हैं जो बनते हैं वो आपके सामने इस तरह के स्पॉट जो है हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे स्पॉट हैं, ठीक है। खास बात क्या है वो समझ लो कि ये जले हुए अपीयरेंस तो हमें दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो स्पॉट है उसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से क्या बनी हुई है, रिंग्स बनी हुई है, क्या बनी बेटा, दिख रही है इस तरह से, है ना। इसके अंदर भी देखो तो आपको यहाँ पर ये जो रिंग है वो इस तरह से दिख रही है, ठीक है, इस तरह से बनी हुई क्या है बेटा, हमारी रिंग्स जो है वो दिखती है, ओके। अब ये जो चीज बन रही है इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट बोर्ड इफेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओके। टारगेट बोर्ड क्या है बेटा, कि जो निशानेबाज होते हैं, ठीक है, जो निशाना लगाते हैं, शिकारी नहीं, निशानेबाज, है ना, ठीक है। तो जब आपने शूटिंग देखी हो कभी या फिर आपने आर्चरी देखी हो, तीरंदाजी, तो वहां पर एक बोर्ड जो है वो सामने लगा रहता है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर पूरे इसी तरह से जो है एक बोर्ड पर साइन बने हुए होते हैं, मतलब रिंग्स बनी हुई होती है जिनके अंदर अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। मिडिल में हम ज्यादातर रेड कलर रखते हैं, फिर ग्रीन, ब्लू, इस तरह से अलग अलग, येलो, इस तरह से कलर होते हैं, देखा हुआ है टारगेट, टारगेट बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इन स्पॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास भी क्या हो रहा है बेटा, एक टारगेट बोर्ड जैसी अपीयरेंस दिख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी को टारगेट बोर्ड बना लो, अपीयरेंस है उसके जैसी, ठीक है। तो ये अपीयरेंस जो है वो हमको यहाँ पर दिख रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टारगेट बोर्ड अपीयरेंस कहते हैं या इफेक्ट कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो हमसे जेड के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। टारगेट बोर्ड इफेक्ट या लक्ष्य पट प्रभाव किस रोग का मुख्य लक्षण है, तो किसके अंदर आएगा, ओके, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो सरसों से बना था, उसकी भी बात बताई थी, वहां पर एक संरचना बनती है जैसी यहाँ स्पेशल संरचना बन रही है, ऐसे ही सरसों के जो हमारे व्हाइट रक्त थी उसके अंदर एक संरचना बनी थी, वेरी गुड, स्टैग हेड फॉर्मेशन। क्या कहा था, महाप्रग शीर्ष या स्टैग हेड फॉर्मेशन कहा है, वो क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा हुआ है कि महाप्रग शीर्ष जो है या फिर स्टैग हेड फॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर बनती है, ठीक है। तो व्हाइट रक्त में थी, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो है उनको एटलीस्ट हमें याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हमारे फ्रूट्स बन गए तो फ्रूट्स के ऊपर भी क्या होगा बेटा, जले हुए स्पॉट बनते हैं और वो भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करें बेटा किसकी, हमारे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की, किसकी बात करें, या फिर टोमेटो, एक ही बात है, कोई अलग नहीं है, ओके। तो लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो किससे बेटा, फाइटोफथोरा से हो रहा है बेटा, फाइटोफथोरा इन्फेक्शन। और ये डिजीज तो हमें अच्छे से याद रखनी है,
लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद रखिए क्यों, इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल का, बंगाल में टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, क्या हुआ था, आयरिश फैमिली हुआ था, आयरलैंड में अकाल आया था, ठीक है, बंगाल में अकाल आया था चावल में, ठीक है, दो तो अकाल याद करके तुमको, क्या हुआ था इसकी वजह से, आयरलैंड में अकाल हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से, ठीक है, वहीं पर लिखवाया था मैंने कि किससे होता है बेटा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से, ठीक है, वहां पर इसकी वजह से कितने लोग मरे, लगभग 12.5 लाख लोग, कौन सी ईयर में आया बेटा, 1845, ठीक है, फिर उसके 40 साल बाद क्या हुआ, 1885 में क्या हुआ, वेरी गुड, पीएम मिलार्डेट जो है उसने कॉर्टेक्स मिक्सचर की खोज करी थी, कौन सी डिजीज की वजह से, ग्रेप्स का डाउनिमेंडिया, अंगूर का प्रोद्रोमिनास, वो किसकी वजह से हुआ, प्लाज्मोफोरा, बढ़िया पढ़ने लगे नहीं। क्लास की बात करें बेटा तो क्लास में क्या होगी, सेम होगी, ओके, ड्यूटेरोमाइसिन की होगी, स्कोर भी वही बनेंगे, नेचर जो है वो भी सेम होगा, तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग है और काम अलग है, ठीक है, मतलब सिम्टम्स अलग है, ठीक है, सिम्टम्स की बात कर ले, बाकी इसका इंट्रोडक्शन जो है दोनों का सेम है, सिम्टम्स जो है आप यहाँ पर देख रहे बेटा लीफ पर कि यहाँ अब एक इस तरह से अलग अलग जगह पर जली हुई सी अपीयरेंस जो है वो दिख रही है, ठीक है, ये जली हुई अपीयरेंस जो हमें दिख रही है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ब्लाइट, समझ में आ गया, चलिए, अब क्या यहाँ पर कोई लक्ष्य पट प्रभाव या टारगेट बोर्ड इफेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, यही चीज हमें डिफरेंस में याद रखनी है कि अर्ली ब्लाइट में तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट दिखेगा, बट लेट ब्लाइट के अंदर टारगेट बोर्ड इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर हमारे सिम्टम्स और आप देख सकते हैं कि कहां पर है, हमारी ब्रांचेस पर या स्टेम पर, और फ्रूट पर भी है वो इस तरह से हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो जली हुई अपीयरेंस तो दोनों में बननी ही है, ओके, बस डिफरेंस कहां पर है, टारगेट बोर्ड इफेक्ट या लक्ष्य पट प्रभाव, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, इसके अंदर देखना चाहे एक साथ दोनों को तो एक साथ भी देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है ये अर्ली ब्लाइट है और वो या वो अर्ली ब्लाइट है, नहीं ये अर्ली ब्लाइट और वो, चलिए नेक्स्ट बात कर ले, जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है, हम किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे बेटा, सबसे पहले तो जो भी हमारे प्लांट रेसिड्यूज है उनको डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब जितने भी अवशेष बचे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हमारा रोगग्रस्त फल है, टमाटर है, उसके अंदर रोग हो गया तो वही जमीन पे गिर गया तो उसको वही रहने दो, ठीक है, या पत्तियां अगर खराब हो गई उनके अंदर है कोई स्पॉट बन रहे हैं तो उनको वही रहने दिया, नुकसान क्या है वो समझो, ये क्या बना रही है, कोनिडिया, क्या बना रही है बेटा, ठीक है, कोनिडिया कहां पर बन रहे हैं, हमारी पत्तियों पर ही बनेंगे, अगर फल के ऊपर धब्बे बन के फलों में बन जाएंगे, और अगर आपने वहीं पर छोड़ दिया तो उनके लिए तो और बढ़िया, ठीक है, वो वही रहेंगे और अगले साल वापस जब टमाटर लगाओगे या फिर आलू लगाओगे वापस उसके अंदर रोग हो जाएगा, इसीलिए हमें सारे रेसिड्यूज जो है वो क्या करने, हटाने। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, डीप समर फ्लोइंग, क्योंकि ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, मतलब सोले में इसकी कोई भी फसल नहीं लगानी, ऐसा नहीं कि आपने टमाटर हार्वेस्ट करा, कहा यार इसमें तो रोग आ रहा, आलू लगा, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है बेटा कि इसके अंदर क्रॉप रोटेशन यूज करना है, एक क्या करना है, रोटेट, एक खेत से बाहर फेंकना है सारे सड़े हुए टमाटरों को, अंदर से फेंकना, ठीक है। लास्ट बात करें बेटा, क्या करना है, हमें फोलियर स्प्रे या फिर में पड़नीय छिड़काव करना है, किसका, एक तो हमारे पास कौन है बेटा, ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया, और लास्ट जो है इसको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक कहीं नहीं आया और आगे भी कहीं नहीं आएगा, ठीक है, क्या नाम है, हेक्साकोनाजोल, क्या नाम है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हो, छोड़ने लासिता की, तो केवल एक जगह लिखा हुआ था कि इसके लिए केराटिन का उपयोग करते, ठीक है, और वही क्वेश्चन जेड में सीधा पूछे,
पूछा है नहीं पूछा, पूछा हुआ है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए उपयोगी रसायन आंसर क्या गया, केरातिन। ठीक है, जबकि आपकी जो बुक है उसके अंदर केरातिन भी नहीं लिखा हुआ, उसमें डाइनोकैप लिखा है। क्या लिखा है? ठीक है, बट डाइनोकैप का व्यापारिक नाम क्या है, केरातिन। ठीक है, तो वहां पर एग्जामिनर ने डाइनोकैप भी नहीं दिया। इतना कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। ठीक है, तो इसीलिए हमें एटलीस्ट ऐसे नाम पता होने चाहिए जो सबसे अलग है। ओके, क्या नाम है बेटा, हेक्सागोनस। इसके लिए उपयोग करा हमने फ्लाइट के लिए, झुलसा रोग के लिए उपयोग करा। ओके, चलिए, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है। ऐसा नहीं तो मैं बैक्टीरियल ब्लाइट पूछ लिया और वहाँ हेक्सागोनाजोल करे, वो बैक्टीरिया से हो रहा है। ये किससे हो रहा है, फंजाई से हो रहा है। तो ये फंजीसाइड है, बैक्टीरियासाइड नहीं है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन जो है उसके अंदर मत करके आना। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। ओके, चलिए अगली बात करें बेटा इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। तो ये सॉइल बोर्न डिजीज है ना, ठीक है, तो हम सॉइल के अंदर क्या मिक्स कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा। क्या मिक्स कर सकते हैं बेटा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की दो स्पीशीज होती है बेटा, सुनना एक बार, एक तो है ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक हमारे पास होती है ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम। कौन सी बेटा, ओके, ये दो प्रजातियां आपको इसकी याद रखनी है, एक तो ट्राइकोडर्मा विरिडी और एक ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम। ठीक है, फिर बात करें इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो जो जिंजर एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब अदरक का सत्व। ठीक है, तो अदरक का जो सत्व है, मतलब उसका जो जूस है, उसको आपको क्या करना है, 10% फोलियर स्प्रे करना है। ठीक है, और ये जो हमारा मैनेजमेंट दिया हुआ है ये सक्सेसफुल है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने खुद किया फार्मर के साथ मिलके। ठीक है, वो सब्जियां उगाता था, उसने अदरक भी लगा रखी थी, टमाटर भी थे, सारे थे। ठीक है, तो उसको फिर यही कहा, अब ये चीज हमने पहले पढ़ रखी, हमें पता है कि ये चीज होती है। ठीक है, लेकिन पता नहीं था कि इसका यूज कैसे करना है। तो उस टाइम पर उनको फिर ये बताया कि आपके पास तो अदरक की क्रॉप भी है, तो आप अदरक का जो जूस है वो निकालें और 10% का स्प्रे कर कर देखेंगे क्या होता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिले। बहुत अर्ली जो स्टेज थी उसके अंदर ही ये डिजीज जो है वो कंट्रोल हो। ठीक है, और पैसे कितने लगे, जी। ठीक है, तो ये जो है नहीं बाहर से लेकर आता तो भी कितने पैसे लगते, 100 रुपए, 50 रुपए। ठीक है, 10 रुपए की पाव आती है तो 40 रुपए की 1 किलो आ जाएगी, है ना। तो 1 किलो अदरक तो बहुत है ना। तो इस तरह से कितने पैसे लग रहे हैं किसान, ये सोच कर देखिए। ठीक है, अगर इसकी जगह उसको कह दे कि भाई तो हेक्सागोनाजोल लेके आ रहा, ठीक है, तो पहले तो उसको नाम याद नहीं होने वाला। ठीक है, मैं इनको जेब बोल दूं तो वो जाकर वो कहेगा मेरी जेब, कौन सी जेब, मेन की जेब। ठीक है, तो वो उनका दिक्कत होती है, उनको नहीं पता लगता कि क्या चीज जो है वो। हाँ, मेन को जेब जो है उसका मतलब ये होता है, मेन को जेब होती है। ठीक है, वुमेन को नहीं होती है। ठीक है, ये पर चलो, तो अगर हम बात करें एक सीरियस जो है टॉपिक है वो ये कि आपके पास जितने भी मेथड्स है ऑफ कंट्रोलिंग या मैनेजमेंट के जितने भी हैं, उसमें जब आप इसको यूज करने की बात करते हैं तो केमिकल मेथड जो है वो सक्सेसफुल ज्यादा है, मानते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन या जो आपके पैसे लगने हैं आपकी क्रॉप में वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मान लिया आपने 5,000 रुपए जो है वो विलेज पे खर्च कर दिए, अब किसी ने कहा कि ये डिजीज आ गई, अब तो 2,000 की दवाई लानी पड़ेगी, तो किसान जो है बड़े डरते डरते अपने पैसे निकालता है कि यार 5,000 रुपए पहले ही खर्च हो गया, अब 2,000 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कंट्रोल अच्छा भी हो, कई बार कंट्रोल नहीं भी होता, बट अगर हमारे पास ऐसी चीजें अवेलेबल है जिनसे हम कंट्रोल कर भी सकते हैं और उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। ठीक है, मान लो कि एक किसान है, वो खुद ही जैसे अदरक की खेती कर रहे थे, उनके पास बहुत सारी अवेलेबल है, खुद मार्केट में बेचते हैं, और आज से पहले भी वो डिजीज आई और ना जाने कितनी बार वो क्रॉप बर्बाद हो गई, लेकिन उनको आज तक नहीं पता लगा कि इसका जूस जो है उसी से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, ये वही बात है कि हमारे पास चॉकलेट है और हम पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं, कोई चॉकलेट तो खिला दो। ठीक है, वही बात। तो हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो
अभी आईसीआर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मतलब निकाला है, उसकी हम बात करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंट वैरायटीज की बात करें बेटा, तो रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है वो वापस आ गई, कौन सी? अर्का रक्षक और अर्का अनन्या नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो हमारा जो अच्छा क्वेश्चन ये इस टॉपिक से बनता है वो क्या है, समझो क्या बनता है बेटा, कि अर्का अनन्या कौन सी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी? लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। या फिर पूछ सकता है कि टमाटर के पर्णकुंचन या लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है, आपको यही सारे नाम दिए मिलेंगे, उसके अंदर क्या करना है, अर्का। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये होता है एग्जामिनर जो सोचते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक पॉइंट भी ऐसा मिल गया कि जहाँ क्वेश्चन बन सकता है और वहां पर क्वेश्चन बन जाता और हम हंसी मजाक में रह जाते हैं कि हाँ बस ये याद कर लिया था, अब वो रक्षक के साथ हमेशा अनन्या को जोड़ देते हैं, वो कभी अलग नहीं, ठीक है, तो उस वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना, अर्का अनन्या जो है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है बेटा? लीफ कर्ल के लिए। किसके लिए है? कोई डाउट के अंदर समझ में आ गया? चलिए लास्ट में बात करने बेटा इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों को तो करा दिए, ठीक है, सुडोमोनास भी कर सकते हैं, बट सुडोमोनास जो है इट इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है, उसकी जो हम वैरायटी यूज कर रहे हैं या फिर उसका जो हम स्पीशीज यूज कर रहे हैं वो है सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, है ना। तो सुडोमोनास से कई बार हमारे प्लांट्स में डिजीज भी कॉज होती है, जिससे एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे। हम लास्ट में जब डिजीज कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम में आपको एक बार जो है एक सिंगल पॉइंट के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस 2-3 डिजीज है उसके अंदर यूज होता है, तो तीनों के एक साथ नाम लिख के वहीं पर हम पढ़ेंगे, ओके। चलिए एक बार क्वेश्चंस की बात करने बेटा, क्वेश्चंस जो है वो बहुत सिंपल है, अच्छे हैं आपके, बिल्कुल जिस तरह से जेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि अर्गोटिन क्या होता है, व्हाट इज अर्गोटिन, ठीक है। 4 ऑप्शन जो दिए हैं बेटा वो सुन लो, आंसर जो है वो 10 सेकंड में भी आ सकता है, लेकिन गलत हो जाए तो हमारा नुकसान है, इसलिए सोच समझ के आंसर करें बेटा। ऑप्शन दिए हमको, पहला दिया हुआ है कि इट इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स, दूसरा ऑप्शन दिया है इट इज पॉइजन या हम कह सकते हैं टॉक्सिन ऑफ अ फंजाई, थर्ड ऑप्शन हमको दिया है बेटा इट इज द डिजीज ऑफ बाजरा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है इट इज द डिजीज ऑफ ह्यूमन। चलिए अब आंसर दीजिए क्या है। ओके अर्गोटिन क्या है बेटा? बाजरे का रोग है, और अर्गट क्या है? तो अर्गोटिन क्या है? ओके तो आंसर क्या है बेटा? टॉक्सिन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बाजरा नहीं, टॉक्सिन टॉक्सिन जो है वो मिलता है ज्वार के अंदर, बाजरा में नहीं मिलता, ठीक है। अब यही जो है वो चीज एग्जाम के लिए याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे जो दरवाजे बंद है दिमाग के अभी कुछ दिनों से वो खोलने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए 12th क्लास की जो बुक है उसके पीछे के क्वेश्चन थे। अगर तुम ये भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने चीजें सही से नहीं समझी। ओके मैंने पूरी एक लाइन डायग्राम बनाकर बताया था, सबसे पहले अर्गट आएगा, फिर स्क्लेरोटिया आएगा, फिर अर्गोटिन आएगा, फिर अर्गोटिज्म आएगा, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें उनके नीचे लिखी थी। अर्गट जो है वो बाजरे की डिजीज है, स्क्लेरोटिया अर्गट में बनने वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन है वो क्या है? हमारी फंजाई का टॉक्सिन या फिर विषैला पदार्थ। और लास्ट में हमने लिखा था कि अर्गोटिज्म जो है ये हमारे एनिमल्स या जो कैटल है उनकी डिजीज होती है। लिखा या नहीं लिखा? लिखा है ना। तो फिर वापस क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करने का तरीका है, पहले तो ये समझ। सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होता चारों ऑप्शन हमको दिख रहे हैं और हमने आंसर टिक कर दिया।
करना तो वैसे यही है, लेकिन उसको करने की एक प्रोसेस है। छत से नीचे आने के भी दो तरीके होते हैं, है ना, जानते हो ना, एक तो है सीढ़ियां और एक है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो पहुंचना तो नीचे ही है, ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान वाली बात जो है वो समझने की जरूरत है। तो उसी तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का जो रीजन है वो है आंसर लाना। तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो सही आएगा या गलत आएगा वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ, सीढ़ियों से आओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, सीधे आओगे ज्यादा टाइम लगेगा? ठीक है, टाइम तो लगेगा, लेकिन सही सलामत नीचे तो पहुंचोगे। तो वही चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लाना है, लेकिन तुम्हें वहां पर वो अप्रोच लेकर आनी है जिससे तुम सही सलामत सही आंसर टिक कर सको। ठीक है, और उसकी जो बेस्ट अप्रोच जो है, जो अच्छी मानी हुई भी है, वो ये कि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को इमेजिन करें। क्या करें? इमेजिन कर सकते हो, सोचना कि हाँ क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि सोचने के लिए कहा और तुम कुछ और सोचने लग गए। ठीक है, वही सोचना जो पूछा होगा। ठीक है, क्या पूछा बेटा? अर्गोटिन क्या है? ठीक है, तो हमारे पास वो लाइन डायग्राम वापस हमारी आंखों के सामने आ जाना चाहिए कि अर्गट, स्क्लेरोशिया, अर्गोटिन और अर्गोटिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे नीचे लिखी हुई चीजें हमारे सामने आनी चाहिए कि हाँ सर ने ये चीज बताई थी। ठीक है, आपका आंसर आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूमने लगेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं कि क्या दिया हुआ है। डिजीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर तो है अर्गोटिज्म। क्या आंसर बता? ये तुम जानते हो नहीं जानते? जानते हो, बट हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, हम पहले ही आंसर दे दिए। तो हम क्या कहेंगे? डिजीज है एनिमल्स की, कौन है? अर्गोटिज्म। दूसरा ऑप्शन टॉक्सिन ऑफ फंजाई, तो हम कहेंगे अर्गट है, उसके अंदर स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया से क्या बना? टॉक्सिक मटेरियल, नाम क्या था? अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। कोई बात नहीं, अगला क्या दिया हुआ देख तो लूं। ठीक है, क्या दिया बेटा? डिजीज ऑफ बाजरा, तो मुझे पता लगा कि ये तो अर्गट है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। फिर लास्ट किया डिजीज ऑफ ह्यूमन, तो वही अर्गोटिज्म आ गई। आंसर क्या रहा? टॉक्सिन ऑफ बाजरा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आंसर लाने के दोनों तरीके समझ में आ गया। एक वो अप्रोच जो हमने अभी पहले यूज करी थी, और वो अप्रोच जो अभी यूज करी। ठीक है, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 1 घंटा नहीं, इतना भी नहीं सोचना, इतना नहीं सोचना कि तुम उसको सोचने बैठ जाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मान कर चलो, हम डबल मान लेते हैं, 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, कोई बात, लेकिन 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेकर मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगे। कितना लगा? 2 मिनट। कोई बात, इससे इशू नहीं है, लेकिन आप 10 सेकंड का टाइम लेकर उस क्वेश्चन को गलत कर जाते हो, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होता नहीं। तुमने 2 मिनट एक्स्ट्रा खर्च किए, लेकिन तुमने सही आंसर तो टिक करा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ये करना है, ये वो क्वेश्चन है जो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिजीज ऑफ एनिमल्स और डिजीज ऑफ ह्यूमंस भी दे रखा है, ये कंफ्यूजिंग है, सोचने वाली बात। तो जिस जगह पर आपको सोचने की जरूरत पड़े या कंफ्यूजिंग लगे, उन क्वेश्चंस के अंदर ये अप्रोच आपको अपनानी होगी। ठीक है, ताकि जब आपके पास आधा घंटा बचा हो और आपके पास 30 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट डबल टाइम लेकर तुम कम से कम 15 क्वेश्चन तो सही कराओ। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 30 के 30 गलत कराओ, क्या अच्छा है? 15 क्वेश्चन सही करने। तो इसीलिए अप्रोच जो है उसको ध्यान रखें। बात हम वापस से अगले क्वेश्चन में वही करेंगे। अब मुझे सही आंसर चाहिए। ठीक है, हाँ सुन लो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बेटा? नमक का घोल मतलब क्या है बेटा? 20% सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या मतलब है? जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। ये सॉल्यूशन कौन सी डिजीज में काम आया था? ठीक है, ओके, हमारा आंसर जो है हमें पता है, कोई बात नहीं, ऑप्शन चारों चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रूल बना लेना, चारों ऑप्शन जब तक चेक नहीं करोगे तब तक टिक करना ही नहीं है। ओके, चाहे आंसर तुम्हारा आ गया हो, कोई बात नहीं, बड़ी चीज नहीं है, तुम्हें अच्छे से याद है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला है बाजरे का अर्गट रोग।
तो बिल्कुल याद आएगा, इसमें स्क्लेरोसिया बन रहे हैं जिसको ऊपर तैरते हुए स्क्लेरोसिया को अलग करेंगे, इसलिए 20% सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया। दूसरा बाजरे का हरित वाली रोग कि नहीं, इसके अंदर ऐसा कुछ बना ही नहीं, ठीक है, सीड की बात ही नहीं है। तीसरा मूंगफली का टिक्का रोग कि नहीं, इसमें भी नहीं पड़ा। टमाटर का पान कुंचन, इसमें भी नहीं। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा बेटा, बाजरे का। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमें चारों ऑप्शन एटलीस्ट पढ़ने जरूर है। कई बार जो है वो ऑप्शन जो है वो हमारे लिए ऐसे आ जाते हैं कि दो ऑप्शन सही होते हैं, एक थोड़ा कम सही होता है, एक बिल्कुल सही होता है, और पहला ऑप्शन एग्जामिनर वही देता है जो कम सही है, ठीक है। जैसे आपको दे देगा कि क्वेश्चन जैसे अपन फ्रेम करना चाहें तो हम कह सकते हैं राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है, मतलब राजस्थान में एनुअली कितनी बारिश होती है, वो रटा हुआ है कितना है 575 मिलीमीटर। मान लो अगर एग्जामिनर ने आपको एक ऑप्शन तो दे दिया 400 मिलीमीटर, एक दे दिया 500 मिलीमीटर, एक दे दिया आपको 600 मिलीमीटर और लास्ट दे दिया 550 मिलीमीटर, क्या आंसर जाएगा 550 जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे क्लोज है। लेकिन हमने तो जैसे 500 देखा और वो टिक कर दिया तो फिर क्या होगा, गलत। तो इसीलिए चारों ऑप्शन एटलीस्ट एक बार पढ़ लो, इतनी मेहरबानी क्वेश्चन पर कर लिया, ठीक है। अगली बात करें बेटा, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो घुमा कर पूछा हुआ है कि टिक्का रोग कौन सी फसल में होता है, ठीक है, मूंगफली में। ये यही से लिया हुआ बेटा, किससे होगा बेटा बताना जरा। ओके, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, विषाणु मतलब वायरस, कवक मतलब फंजाई और सूत्रकृमि मतलब नेमेटोड, ठीक है। तो हमें याद क्या आना चाहिए, सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला या सर्कोस्पोरा पर्सुलेटा, फिर याद आता है कि इट इज अ सॉइल बॉर्न फंजाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये कवक, ठीक है। फिर बात करें बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं है ना, तो उसके अंदर आने वाला तो हमारे पास जो है वो यही होना चाहिए, खरपतवार नाशक तो होगा नहीं, ठीक है, कीटनाशक होगा नहीं, विषाणुओं के लिए कोई दवाई बनेगी नहीं, बचा को, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, इट इज फंजीसाइड, एक कवकनाशी जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से मित्र फफूंद है, ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, बायो एजेंट कह सकते हैं। जो मित्र फफूंद हिंदी में लिखा है ना बेटा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायो एजेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, चलिए बायो एजेंट हमने कहा, या फिर हम इसको फ्रेंडली फंजाई कह सकते हैं, बट ऐसा दिया हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में उन्होंने बायो एजेंट दिया, ठीक है, इसीलिए हमने बायो एजेंट लिखा है। तो इनमें से बायो एजेंट कौन है, चारों ऑप्शन एक बार चेक कर ले बेटा। फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम से क्या हो रहा है, विल्ट डिजीज, इससे तो रोग हो रहा है, ये मित्र नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात करें एल्ब्यूगो, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा से क्या हुआ, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड होता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे, तो उससे भी डिजीज हो रही है, ये भी फ्रेंडली हुआ। तीसरा कौन है, सर्कोस्पोरा, इससे तो टिक्का डिजीज हो रही है, ठीक है। अब बचा कौन, तो हमारा आंसर क्या है, बायो बेटा, बायो एजेंट कहा जाएगा, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ फंजाई, ठीक है। वैसे तो बायो एजेंट ही कहना चाहिए उसको, क्योंकि हमसे क्वेश्चन जो है वो जेट ने पूछा हुआ है और मित्र फफूंद जहाँ लिखा हुआ था तो उसके इंग्लिश वर्जन में बायो एजेंट दिया हुआ, ठीक है। चलिए फिर बात करें, भिंडी का पीक सिरा मोजेक विषाणु किसके द्वारा फैलता, ठीक है, मतलब हमारा भिंडी का येलो वेन मोजेक वायरस है, वो वायरस का वेक्टर कौन है, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने इस बार दिया, सेम क्वेश्चन यही, और इसमें भी गलत कर गया, जबकि ये क्वेश्चन क्लास में कराया है ना, कराया नहीं कराया था हिंदी मीडियम वालों को, और हिंदी मीडियम वाले गलत कर गए, ठीक है। चलिए तो बात करें बेटा, एक हमको क्या दिया है, पत्ती फुद का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लीफ हॉपर, क्या कहते हैं, लीफ हॉपर। दूसरा हमारे पास कौन सा, व्हाइट फ्लाई। तीसरा हमारे पास क्या है, फंजाई, और फोर्थ हमारे पास क्या है, ठीक है। अब बात करें इसका आंसर सही क्या जाएगा बेटा,
सफेद मक्खी जो कि लीफ होपर का हमने अभी तक पढ़ाई है, ठीक है, वो आएगा जब इसके अंदर कि कल क्लास के अंदर बात करनी पड़ेगी उसकी, ग्रीन लीफ होपर वाला, है ना, पूछा था किसी ने मेरे को, उसके अंदर हमने वो चीज जो है राइस के अंदर डिस्कस नहीं करी थी, कल हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। व्हाइट फ्लाई आ गया। तीसरा क्या बेटा, फंजाई। फंजाई से कौन सी डिजीज चल रही थी? फंजाई किसका वेक्टर है? फैलना और होना अलग चीज है, वेक्टर और पैथोजन दोनों अलग है। फंजाई किस डिजीज का वेक्टर है? अभी तो पढ़ा, आज ही पढ़ा है, व्हाइट फ्लाई डिजीज। वेरी, कौन सा याद है? पॉलीमिक्सिया ग्रेविडिस। वो क्या है? फंजाई। वो कौन सी डिजीज को स्प्रेड कर रही है? आईपीसीवी, ठीक है। तो यहाँ पर फंजाई की जब बात की जाएगी तो हमारा वेक्टर फंजाई किसके अंदर है बेटा? आईपीसीवी में है। इसको अच्छे से याद रखना, ये एक्सेप्शन है। सब डिजीज के अंदर आपको इंसेक्ट मिलेगा, ठीक है, सभी डिजीज में, बस आईपीसीवी जिसके अंदर कौन है? फंजाई। एक्सेप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए लास्ट बात करें बेटा, निमेटोड। तो निमेटोड जो है वो टुंडू डिजीज के लिए आएगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे निमेटोड्स के बारे में उस टाइम पर आएगा, ठीक है। तो बचा कौन हमारा? व्हाइट फ्लाई, ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट हमारे पास संकेंद्रीय रेखा है एवं लक्ष्य पट्ट प्रभाव, मतलब कौन सा इफेक्ट? टारगेट बोर्ड इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बेटा? इसके लिए चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही जगह मिलता है बस, बाकी कोई से दे रखे हो किसी के अंदर नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या बेटा? टमाटर का अगेती जूसा रो, ठीक है। इसके अलावा देख ले, बेर का छाछा रो, क्या करेगा बेटा? पाउडरी मिट्टी, तो वहां तो पाउडर बनेगा, ठीक है। दूसरा दे रखा है सिट्रस कैंकर, तो वो भी नहीं। लास्ट दे रखा है कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हें पता है, ओके। तुम यही जब एग्जाम आएगा तब करोगे ना। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा? अंगमारी, मतलब ये क्या है हमारा? बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या है बेटा? और ये अगेती झुलसा, ये भी क्या है? ब्लाइट है, बैक्टीरियल नहीं है, ये फंजाई से है ना। हमारी कवक जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई और हमारी फाइटोप्थोरा इंफेस्टांस उससे हो रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई से भी क्या हो रही है? ब्लाइट। हिंदी वालों के लिए नहीं कर रहा, इंग्लिश वालों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ये भी ब्लाइट है, ये भी ब्लाइट है, ये फंजाई से है, ये बैक्टीरिया से है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद सीधा रखना है, टारगेट बोर्ड इफेक्ट इसमें दिखेगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे क्या होता है? क्वेश्चंस हुए, ओके, ठीक है। चलिए समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस, क्या बात करी हमने? कोई दिक्कत है क्या? आपके जो एग्जाम है, आपके जो जेड आईसीआर और बीएचयू के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर पहले जो पैटर्न था वो यही था, ठीक है। बस अभी आईसीआर ने बदला है, बाकी जेड और बीएचयू में ये पैटर्न आज भी, ओके। तो आपके लिए काफी अच्छा एक कह सकते हैं मौका, एक चांस है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। रीजन क्या है? पहली चीज कि आप जिस स्टेज पर हो, इस स्टेज पर ज्यादा बच्चे अभी तैयारी नहीं कर पा रहे, ठीक है। रीजन हमें ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है, वो चीज। अब ऑनलाइन के अंदर हमारी खुद की एक पावर होनी चाहिए, मीन्स हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम उसका यूज कैसे करें, है ना, ये होना चाहिए। और ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होती है कि ऑनलाइन को किस तरह से यूज करना है या क्या क्या चीजें हमें लिखनी करनी है, वो चीज बहुत मुश्किल से उनको मिल पाती है, वो समझने में दिक्कत होती है, ओके। दूसरा, कितनी देर तक फोन को हाथ में लेकर बैठे रहेंगे, है ना। अब मूवी देख रही हो तो फिर भी ठीक है, 2-3 मूवी देख ले दिन में, लेकिन अगर ऐसा बोरिंग लेक्चर में तुम्हें पूरे दिन पढ़ाता रहूं तो तुम नहीं बैठोगे, है ना, वही चीज। बट जब हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हो तो उसका एक अलग इंप्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो तुम उन बच्चों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं आगे हो, ओके। ये तुम्हारा पहला फायदा। दूसरा, तुमने जो चीजें पढ़ी मीन्स ये जो एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी जो सेक्शन है, इसको पढ़ना और दूसरा समझना बहुत मुश्किल है। और जिस स्टेज पर तुम हो कि तुमने जिस तरह से समझा है, उसका सीधा मीनिंग ये है कि तुम उन बच्चों से सच में आगे हो जिन्होंने पढ़ भी रखा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। पढ़ भी रखा है तो उन्होंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा जितना तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो,
तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी, दोनों का जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा है एंटो और पैथो के लिए, तो ठीक है। सर से बात भी करी थी मैंने, तो बहुत कम क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छी चीज है, बट हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए बेटा, कि हमारा एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट को थोड़ा सा आपको सोच समझ के देना है, सीरियसली नहीं कहूंगा कि सीरियसली ले लो उसको टेस्ट को, क्योंकि वैसे तुम सीरियसली रहते हो टेस्ट के टाइम पे, आप सारे चुपचाप, ठीक है। तो सीरियस पहले ही है हम, लेकिन उसको थोड़ा सा सोच समझकर हमें अपने आंसर जो है वो टिक करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। चारों ऑप्शन पढ़े बिना कभी आंसर टिक नहीं करोगे, ओके। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आए अच्छे से कि क्या कह रहा है तब तक आंसर टिक नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज, आपके कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं वर्ड आ जाता है तो उसको उसी टाइम गोला मार देना, ठीक है। क्योंकि वो अगर तुमने नहीं किया तो वो विद इन सेकेंड तो गायब हो जाता है वहां से, पता ही नहीं लगता कि वो गया है, ठीक है। फिर हम उसको पकड़ भी नहीं पाते, ढूंढ भी नहीं पाते कहाँ गए, ठीक है। या फिर कभी होता है कि इनमें से गलत है या इनमें से सही है तो उसको भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि कई बार हम सही को गलत पढ़ लेते हैं, गलत को सही पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो भी हमारी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं, ये सच है, ठीक है। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, उसको जो दिखा होना चाहिए, मीन्स उसको ये चाहिए होता है कि मैं ये चीज सोच रहा हूँ, तो वो उसी चीज को दूसरी चीज में इमेजिन करने लगता है, ठीक है। वही ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप कोई चीज जो है वो दिन रात पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन याद भी है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर देखें एक छोटे से बच्चे का, ठीक है, कि आप उसको लिखने के लिए कहो कोई भी चीज जो एक जैसी है, जो एक जैसे लोग होते हैं, या फिर आप बात करें कोई जुड़वा भाई भी एक जैसे दिखने वाले हैं, तो उनके अंदर डिफरेंस करना हमारे लिए मुश्किल होता है। रीजन क्या है कि वो एक जैसे दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको पढ़ने में, कहीं दूर बोर्ड पे कुछ लिखा, पढ़ने में हमारा मिस्टेक हो जाता है नहीं होता, लिखा कुछ और होता है, हम पढ़ कुछ और लेते हैं, होता है नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है, ठीक है। तो रीजन क्या है उसका, कि हमने वो वर्ड कहीं ना कहीं पहले देखा हुआ है और हम उस वर्ड में उस दूसरे वर्ड को इमेजिन कर लेते, ये चीज होती है। और यही बात एग्जाम के अंदर भी होती है, हमने जो चीज 100 बार पढ़ी है ना, हमको वही चीज दिखती है एग्जाम के अंदर, जबकि वो लिखा हुआ कुछ और, ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है। तो हमें इसीलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझ के, और उसके बाद हमको उसका आंसर करना है, वो भी बिना चारों ऑप्शन पढ़े कभी भी आंसर टिक नहीं करना, ठीक है। अगर ये रूल बना लोगे तो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने का तुम्हारा लगभग 20 to 30% अटेम्प्ट जो है वो आपका करेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक चीज जो है वो हमेशा याद रखना कि आपका जो मन है वो कभी लालची नहीं होना चाहिए। एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए इट इज सफिशिएंट, वो बहुत है। लालची का मतलब क्या है, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो में से तुमको करने का बहुत है, वो नहीं करना, ठीक है। मतलब ये कि तुम एक अच्छे स्कोर पर पहुंच गए हो, तुमने 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन जो है वो कर लिए है, ठीक है। रैंक नीचे कैसे जाती है वो चीज है, आपने 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और तुम्हें पता है मेरे सही, ठीक है। 90 करे 85 तो 100% कंफर्म है कि सही। आपके पास अब बचे जो है वो कितने 10 क्वेश्चन है, अब वो 10 क्वेश्चन आपकी किस्मत लिख देते हैं, ठीक है। आपने अगर उनको ढंग से पढ़ा, समझा, और अगर वो आपने सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिए तो मार्क्स ऊपर, ठीक है। और अगर आपने दूसरा काम किया कि पढ़ा, समझा, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया, तो भी तुम्हारी रैंक ऊपर ही रहेगी, ठीक है। लेकिन तुमने तीसरा काम किया जो तुम हर बार करते हो, ठीक है। 10 बचे हुए हैं, अब 10 में से उसको बैठ के सोचते रहते हैं, जबकि पता है कि एग्जाम हो चुका है, 10 मिनट ही बचे हैं और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पेपर देके जा सकता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं आ रहा है, फिर भी बैठे रहेंगे, लास्ट में जब तक पेपर नहीं लिया जाएगा तब तक मैं पेपर नहीं दूंगा, ठीक है। आराम से बैठ के सोचते रहेगा, हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके अंदर वो बचपन का खेल, अक्कड़ बक्कड़ 80-90 पूरे, तो
ठीक है, और वो गेम खेलकर हम क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो जिस जगह हम 10 क्वेश्चन ऊपर थे उस जगह हम 10 क्वेश्चन नीचे आ गए और हमारी रैंक जो है वो नीचे आती है। अगर कोई अपनी रैंक को लेकर परेशान हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन, ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग, तो उसको कम कर लो, बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, और आज तो संडे था, आज टाइम नहीं मिल पाया इसलिए हम बात नहीं कर पाए। देखते हैं अभी 3-4 दिन और है, तो उसके अंदर हम कोशिश करेंगे एक सेमिनार आपके पेपर अटेम्प्ट के ऊपर रखें ताकि सारे बच्चे जो है उनको पता लगे, है ना। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास